नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक रविवार के आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। आज रविवार है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। दोस्तों, मेरा जो भी वीडियो है वो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया जा चुका है और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं एक एक करके आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। पहला प्रश्न है नवलेश कुमार जी का। इन्होंने कहा है कि ये एक ज़मीन का रजिस्ट्री करवाए थे जिसमें इनके विक्रेता ने खाता नंबर गलत चढ़ा दिया, यानी उस ज़मीन का खाता नंबर इनके रजिस्ट्री पर गलत चढ़ गया। अब सीओ साहब के यहाँ क्या दाखिल खारिज होगा? अब उत्तर में मैं कहता हूँ नवलेश कुमार जी, गलत खाता नंबर के आधार पर सीओ साहब आपके दाखिल खारिज के आवेदन को रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप सबसे पहले सिविल कोर्ट में जाएं। वहां जाने के बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 26 यानी 26 के अनुसार आप सब जज के न्यायालय में रेक्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का केस करें। उसमें अपने ज़मीन के विक्रेता को या उसके अगर विक्रेता मर गए हैं तो उनके वारिसान को प्रतिवादी बनाएं कि क्या इसी खाता नंबर का ज़मीन वह व्यक्ति ने आपको बेचा था। वह व्यक्ति आएगा और यहाँ पर आपके बातों का समर्थन करेगा कि हाँ, इस पर खाता नंबर गलत चढ़ गया है। ऐसी भी परिस्थिति में न्यायालय खाता नंबर सुधारने का आदेश देगा और आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर अपना खाता नंबर सुधरवा सकते हैं। अगर आपका विक्रेता ने इसका विरोध भी किया तो उसके सिग्नेचर को आप, जो आपके सेल डीड पर सिग्नेचर उन्होंने किया था, उस सिग्नेचर को आप एग्जिबिट कराएं। उसे आप प्रमाणित करें कि हाँ, विक्रेता का ही सिग्नेचर है और उसका जो मूल दस्तावेज है टाइटिल का खतियान, उसे भी निकाल करके आप जज साहब के सामने उसे भी प्रदर्शित कराएं, एग्जिबिट कराएं, जिससे यह साबित हो जाएगा कि वही ओरिजिनल खाता नंबर जिसके प्लॉट नंबर और एरिया उस बिक्री पत्र पर लिखा हुआ है, वो खाता नंबर उसी व्यक्ति का है जिसने आपको सेल डीड एग्जीक्यूट किया था। ऐसी परिस्थिति में भी माननीय न्यायालय आपके पक्ष में रेक्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का आदेश पारित करेंगे। उसके बाद आप वहां से उस डिग्री का नकल लें, जजमेंट का नकल लें और तब आप रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे। रजिस्ट्री ऑफिस में आपके खाता नंबर का रजिस्ट्री पर सुधार कर दिया जाएगा। उसके बाद आप सुधरे हुए खाता नंबर का रजिस्ट्री लेकर सीओ साहब के यहाँ चले जाएं और वहाँ पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन देंगे, जिसमें सुधरा हुआ जो आपका सेल डीड है, जिसमें खाता नंबर रजिस्ट्रार के यहाँ से सुधर गया है और जो न्यायालय का आदेश है कि खाता नंबर सुधारने का, उसे भी आप सर्किल ऑफिसर के कार्यालय में जमा करें। वैसी स्थिति में सर्किल ऑफिसर आपके पक्ष में जमाबंदी कर देंगे। अब प्रश्न दूसरा है वाईएस क्रिएशन साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, एक आदमी से इन्होंने 21 बीघा जमीन 30 साल पहले खरीदा था। उसका जो विक्रय पत्र बना वो सिर्फ स्टाम्प पर सिग्नेचर था और विक्रय का पूरा मजमून लिखा हुआ था। उस पर विक्रेता का दस्तखत भी था, गवाह का दस्तखत भी था, लेकिन उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। लेकिन आज से 10 साल पहले उसी ज़मीन को वो विक्रेता जो वाईएस क्रिएशन साहब को ज़मीन बेचा था, उसने उस ज़मीन को दूसरे आदमी के हाथ से बेच दिया। दूसरा आदमी भी दाखिल खारिज करा लिया। क्या वैसी परिस्थिति में पुनः ज़मीन वाईएस क्रिएशन साहब को मिल सकती है? वाईएस क्रिएशन साहब, सेल डीड का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 कहता है कोई भी सेल डीड का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कौन कौन से दस्तावेज रजिस्टर्ड किए जाएंगे इसके बारे में पूरा डिटेल वर्णन किया है सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में। चूंकि आपका सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं है, अतः इसे कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। आप एक बात कर सकते थे कि अगर बिक्री पत्र के आधार पर आप ज़मीन पर कब्जे में थे तो उस विक्रेता को दूसरे आदमी से ज़मीन बेचने के पहले आप उसे ले जा करके रजिस्ट्री कार्यालय में अपने विक्रय पत्र को कन्फर्म कराते और रजिस्टर्ड कराते, तब वह ज़मीन आपको मिल जाता। लेकिन अब आप न्यायालय में जा करके अपने उस सादे विक्रय पत्र के आधार पर, जो नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, उसके आधार पर आप ज़मीन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है सोनू मिश्रा जी का। इन्होंने कहा है कि क्या विवाहित बेटी को उत्तर प्रदेश में भी ज़मीन पर अधिकार मिलता है, कृषि भूमि पर अधिकार मिलता है? सोनू मिश्रा जी, भारतीय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, उसके अनुसार तो बेटी को अधिकार है, लेकिन एग्रीकल्चर भूमि पर, जो एग्रीकल्चर लैंड है,
उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के अनुसार सेकंड लिस्ट में रखा गया है और सेकंड लिस्ट में एग्रीकल्चर भूमि जो है वो स्टेट का विषय है। भारत में 7 ऐसे राज्य हैं जो अपने अपने राज्य में सक्सेशन हेतु अपना अपना कानून बना चुके हैं। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश सरकार कृषि भूमि पर सक्सेशन के लिए अपना कानून बना चुकी है। यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 के धारा 108 के अनुसार जो सक्सेशन है यानी मृतक के संपत्ति का उसके उत्तराधिकारियों में बंटवारा जो है वो सबसे पहले होता है मृतक के विधवा, मृतक के बेटा और मृतक की कुमारी बेटी यानी अनमैरिड गर्ल। अगर ये तीनों जिंदा हैं तो अन्य किसी को भी हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये तीनों गुजर चुके हैं या विडो मर चुकी हैं और बेटी अविवाहित बेटी और बेटा नहीं है, वैसी स्थिति में मृतक का संपत्ति उसके माता पिता को मिलेगा। लेकिन अगर माता पिता भी मृतक के स्वर्गवास कर गए हैं तो तीसरे स्टेज में जाकर के एग्रीकल्चर लैंड में भी विवाहित बेटी को हिस्सा मिलेगा। अब आप स्वयं समझें कि क्या जो मृतक है उनका विधवा है, उनका कुमारी बेटी है या उनका कोई बेटा है। अगर नहीं है तो क्या उनके माता पिता हैं। अगर ये लोग कोई नहीं है तो उत्तर प्रदेश में भी विवाहित बेटी को अपने पिता के पैतृक संपत्ति पर जो कृषि योग्य भूमि है उसमें भी हिस्सा मिलेगा। रेसिडेंशियल लैंड के लिए विवाहित बेटी को भी उस घर में हिस्सा मिलता है उत्तर प्रदेश में भी। सोनू मिश्रा जी, अब आप समझ गए कि आपके प्रश्न का उत्तर। अब अगला प्रश्न है एसके साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा है कि इन्होंने फरीदाबाद में एक प्लॉट ईएमआई पर खरीदा था। प्लॉट का कब्जा भी इनके पास चला आया। इन्होंने ईएमआई का किस्त भी 22 महीना भरा, यानी ईएमआई 22 महीने चला। लेकिन 22 महीने के बाद जो इनका डीलर था वो उसी ज़मीन को दूसरे आदमी से ईएमआई पर बेच दिया। तो क्या वह ज़मीन इन्हें पूरा प्राप्त होगा? इसके साहब, आप इसके लिए पहले सिविल न्यायालय में जाएं। वहाँ सब जज के न्यायालय में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का धारा 10 के अंतर्गत आता है एक मुकदमा दायर करें और उस मुकदमा में अपने डीलर को और जिसे वो ज़मीन बेचा है दूसरे आदमी को उसे प्रतिवादी बनाएं। न्यायालय में सब विषय को देखने के बाद, आपके एग्रीमेंट को देखने के बाद, आपके ईएमआई के किस्त को देखने के बाद आपके पक्ष में न्याय निर्धारण हो जाएगा और वह केवाला जो डीलर ने दूसरे आदमी को किया है उसे न्यायालय निरस्त कर देगा और आपके पक्ष में केवाला करने का आदेश डीलर को दे दिया जाएगा। अब अगला प्रश्न है जे ऋतिक कुमार जी का। इनका कहना है कि क्या माँ के पैतृक संपत्ति में भी बेटी का अधिकार होगा? जे ऋतिक कुमार जी, जिस तरह से पुरुष की संपत्ति में उसके गुजर जाने के बाद उनके बेटा बेटी का समान हक होता है, ठीक उसी तरह से एक माँ के भी, एक महिला की भी संपत्ति उस महिला के गुजर जाने के बाद उनके बेटा और बेटी में समान रूप से बांट दी जाती है। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट का धारा 14 के अनुसार जब तक वो महिला जिंदा है उसे किसी प्रकार से संपत्ति मिला हो, चाहे पैतृक हो, स्वार्जित हो या पति के द्वारा दिया गया हो या ससुर के द्वारा दिया गया हो, उसमें किसी बेटा बेटी का हक नहीं होता। यानी जब तक वो महिला जिंदा है उस संपत्ति की एब्सोल्यूट ऑनर होगी, निरपेक्ष मालकीन होगी। उस संपत्ति में न बेटी का अधिकार होगा न बेटा का। बेटी और बेटा का या पति का अधिकार उस महिला के मृत्यु के बाद ही हो सकता है। अब अगला प्रश्न है अनु सिंह जी का। अनु सिंह जी ने कहा है कि इनके नाना जी ने आज से 20 साल पहले अपने मेडिकल जरूरत को पूरा करने के लिए पैतृक संपत्ति को बेच दिया था। क्या 20 साल भी वो रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? अनु सिंह जी, मेरा उत्तर है कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 का आर्टिकल 65 के अनुसार कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज या केवाला का कैंसिलेशन सूट न्यायालय में सिर्फ 12 साल तक की ही दाखिल किया जा सकता है, 12 साल के बाद नहीं। अगर 12 साल के बाद आप न्यायालय में कैंसिलेशन सूट दायर करेंगे, वैसी परिस्थिति में टाइम बार्ड के आधार पर आपका पिटीशन या आपका प्लेंट सेट एसाइड निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। उसे 20 साल बाद आप मुकदमा नहीं कर सकते। 12 साल के अंदर ही आप चाहते तो मुकदमा करके उसके वाला को कैंसिल करा सकते थे, लेकिन उसमें यह साबित करना होता कि नाना जी का ही वो हिस्सा नहीं था, वो संपत्ति ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी और ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में सभी का हिस्सा है। इस प्रकार 20 साल पहले का केवाला अनु सिंह जी अब आप कैंसिल नहीं करा सकते। और मेरे वीडियो पर बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन अन्य प्रश्न जो है वो साफ नहीं है। उन लोगों को भी मैंने कमेंट में लिख दिया है कि प्रश्न कृपया आप साफ साफ लिखें ताकि मैं उत्तर भी आपका क्लियर या साफ रूप से दे सकूं। धन्यवाद। विशेष अगले वीडियो में
अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें। और दोस्तों, इसे अपने दोस्त में, संबंधियों में शेयर करें, ताकि जिन लोगों को भी इस तरह का समस्या हो वो लोग भी इस प्रश्न के उत्तर के अनुसार अपनी समस्या का निदान कर सकें। धन्यवाद।